सो गाइज वेलकम बैक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दिया था लर्न इंग्लिश 0 लेवल टू हाई लेवल, और मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आप मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनोगे समझोगे तो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी एज वेल एज आपका कॉन्फिडेंट लेवल 0 से ना सही 100 बट 50 तक तो आ ही जाएगा। देखिए, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलने से पहले हमें ये देखना है कि हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं ना उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा। फर्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन को मैंने बहुत बार नोटिस किया है, कुछ वर्ड बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। कोई भी वर्ड होता है ना, आप उसको टुकड़ों में बोलिए। प्रोनाउंसिएशन कोई भी वर्ड। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जिस तरह से आप शब्द बोलते हैं, मतलब शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलते हैं, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करना आ गया तो फर्स्ट लेवल आपने इंग्लिश का क्रॉस कर लिया। तो अब सेम एग्जाम्पल का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। अगर सेंटेंस हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सब्जेक्ट जो है वो हमेशा पहले ही आता है। तो हिंदी में मैंने आपको बताया था मैं क्रिकेट खेलती हूँ, जिसमें सब्जेक्ट के साथ पहले लगा ऑब्जेक्ट और वर्ब लगी बाद में। लेकिन जब हम लोग ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो आप मेरे एरो के थ्रू समझ ही रहे हैं, मैंने एरो से प्रॉपर इंडिकेशन बताया है कि इंग्लिश में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जो हिंदी में वर्ब लास्ट में लगती है वो सेकंड नंबर पे आ जाती है, और जो हिंदी में वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड नंबर पे लगता है वो थर्ड नंबर पे आ जाता है, और सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे रहता है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें। कोई ऐसे सेंटेंसेस आपको समझ में नहीं आते, 2 से 3 बार पढ़िए और उसमें देखिए कि अगर इसमें काम का करने वाले की बात नहीं हो रही तो जिसके बारे में बात हो रही है तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट के अंदर। चलिए, मैंने अब आपको बता दिया कि हिंदी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और वर्ब कहाँ पे है, और सब्जेक्ट में कौन कौन सी 2 चीजें आती है। होप आपको बहुत ही क्लियरली ये दिख रही हो। थोड़ा सा वीडियो का मूवमेंट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको मेरा एक वर्ड टू वर्ड प्रॉपर दिखता रहे। ये हो गया हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर। हिंदी का स्ट्रक्चर जो है वो इंग्लिश के स्ट्रक्चर से बहुत अलग होता है। देखिए, मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि हमारा जो हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा अलग होता है। कैसे अलग होता है? अब मैंने आपको टेंसेस में, अगर आपने मेरी पहली वीडियो पार्ट 1, 2 और 3 देखी है तो मैंने आपको टेंसेस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के रूल लिखवाए हैं, और मैंने उसके साथ आपको प्रॉपर्ली डिफाइन किया था कि कौन सी वर्ब कहाँ लगती है, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है। तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा रूल ये है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सिंपल, जब हम किसी भी टेंस की बात नहीं कर रहे होते तो ये सबसे सिंपल रूल है कि पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हम लोग ने ये सेंटेंस को, अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं हो गया, आई, लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। लेकिन क्रिकेट यहाँ इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते, आई क्रिकेट प्ले नहीं होगा, तो सब्जेक्ट के साथ इसमें वर्ब लगती है, तो आई प्ले क्रिकेट। देखिए, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट में आती है 2 चीजें। पहला है काम का करने वाला, कि काम को कर कौन रहा है। जैसे इस सेंटेंस में मैं क्रिकेट खेलती हूँ तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, मैं काम कर रही हूँ ना। और दूसरा सब्जेक्ट में आता है कि किसके बारे में बात हो रही है। कभी कभी कुछ सेंटेंस में कोई काम नहीं होता, किसी के बारे में बात हो रही होती है, लेकिन वो सब्जेक्ट ही कहलाता है। तो सब्जेक्ट में याद रखिएगा 2 चीजें आती है, एक आता है काम का करने वाला और दूसरा आता है कि किसके बारे में बात हो रही है। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें काम का करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो उस सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम काफी जगह अराइज होती है, तो इसका सॉल्यूशन यही है जी। तो मेन डिफरेंस क्या है, हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी में जो क्रिया है वो लास्ट में लिखी जाती है और इंग्लिश में जो है वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। तो ये डिफरेंस होता है हिंदी सेंटेंस फॉर्मेशन में और इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन में। अब थर्ड देखिए, थर्ड है बिल्ड वर्ड पार। कैसे आप अपनी वर्ड पार को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बिल्ड अप कर सकते हैं।
सबसे पहले आप जानिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लर्न न्यू एंड न्यू वर्ड्स एवरी डे। अगर हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो हमें रोज़ कोई ना कोई नया वर्ड सीखना चाहिए। और वो जो नया वर्ड आप सीखते हैं वो आपको कैसे हेल्प करता है, वो आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बना देता है और आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। अब देखिए इसमें लिखा है विश। विश, काफ़ी लोग क्या बोलते हैं विश, वो विश नहीं होता, विश, श की साउंड आ रही है। तो ये है सबसे छोटा वर्ड, 4 लेटर वर्ड, जिसका मैं आपको प्रोनाउंसिएशन करना बता रही हूँ। तो WISH होता है विश, ना कि विश। तो श और स के प्रोनाउंसिएशन में जो डिफरेंस आता है उसको समझिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे वर्ड्स हो जिनके प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत आती हो, या अगर आप बोलते हो तो सामने वाला हंसता हो, या आपको बोलने से पहले 2-3 बार सोचना पड़ता हो, तो प्लीज़ ऐसे वर्ड्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं अगली वीडियो में आपको उसको बोलना सिखाऊंगी जी। तो प्रोनाउंसिएशन के बाद हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स कैसे हम सेंटेंस को बदल सकते हैं। कोई भी आप सेंटेंस बोलते हो, पहले उसको अगर आप हिंदी में बोलते हो तो कोशिश करो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो एक बार उसका, अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में बोलता है और आपको उसका सेंस नहीं समझ में आ रहा, तो आपको वो सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन में आता है हमारा हिंदी से इंग्लिश। मेन आता है हमारा कैसे हम छोटे छोटे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करती हूँ, मीन्स एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेलती हूँ। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखी है, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। ये है हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर। मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, नॉर्मल। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट, मैं हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा। खेलती, कोई भी काम करना आता है वर्ब के अंदर, तो खेलती हो गया वर्ब। अब देखिए आराम से। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स डेली इन योर नोटबुक। एक नियम बना लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए कि डेली आपको 5 न्यू वर्ड्स जो है उसका हिंदी में मीनिंग एज वेल एज उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। चलिए आज ही से ये हैबिट स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 5 न्यू वर्ड्स बताती हूँ जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उन वर्ड से जो आप डेली यूज़ करते हैं बट प्रॉपर इंग्लिश वर्ड आपको नहीं पता है। आप डेली यूज़ तो करते हैं लेकिन आपको उसको इंग्लिश में बोलना नहीं आता या इंग्लिश में वर्ड ही नहीं पता है। जैसे आप किचन में यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं, आपकी मदर यूज़ करती हैं चिमटा। चिमटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोंग्स, TONGS, टोंग्स। S ज़रूर लगाएंगे क्योंकि वो पेयर में होते हैं, ठीक। तो चिमटा को क्या कहते हैं, टोंग्स। सेकंड है प्लास। आपने देखा होगा कि मेनली हमारे फादर हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, वो प्लास यूज़ करते हैं। तो प्लास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लायर्स। क्या कहते हैं, प्लायर्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान दीजिए। प्लास को कहते हैं प्लायर्स। इसमें भी S लगेगा क्योंकि प्लायर्स भी पेयर में होता है। थर्ड आपने देखा होगा मूंछ, जो जेंट्स लोग जो होते हैं वो मूंछ रखते हैं, उसको कहते हैं मुस्टैच। क्या कहते हैं, मुस्टैच, मुस्टैच। फिर जैसे कुछ गड़बड़ हो जाती है या उथल पुथल हो जाती है, मम्मी कहती है पूरी गड़बड़ मचा के रखी है, घर को उथल पुथल बना के रखा हुआ है, तो उसको कहते हैं केओस। क्या कहते हैं, केओस। फिर परिणाम, कहते नहीं तुम ये कर रहे हो इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये तुम अपने रिस्क पे कर रहे हो, इसका नतीजा क्या निकलेगा तुम्हें पता होना चाहिए। तो नतीजा का क्या, आउटकम, आउटकम। तो ये मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए हैं, ये मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसे ही आपको डेली 5 वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं। पहले उसकी हिंदी लिखनी है, फिर उसकी इंग्लिश लिखनी है। तो जल्दी से जाइए और ये अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर दीजिए। वीडियो बिल्कुल स्टिल है ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर सकेंगे। You want to learn more English for free? तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।